Hello everyone, I welcome you back on the channel. So as you know कि राजस्थान राउंड के अलॉटमेंट का रिज़ल्ट आ चुका है और आप सभी ने अपने रिज़ल्ट चेक कर लिए होंगे, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लिए होंगे। सो राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट मिलने के बाद कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी सीट से सेटिस्फाई हैं, कॉलेज से सेटिस्फाई होंगे, एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी अपनी सीट से या ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं हैं। सो इस वीडियो में हम जो राजस्थान राउंड अलॉटमेंट आया है उसके रिगार्डिंग के टॉपिक्स पर ही हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप अपना अलॉटमेंट चेक कैसे कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपना अलॉटमेंट देख लिया होगा। एंड आफ्टर राजस्थान अलॉटमेंट व्हाट नेक्स्ट, एंड अपवर्ड राउंड्स क्या होते हैं, हाउ दे वर्क, एंड हाउ यू अप्लाई फॉर अपवर्ड राउंड्स एंड who कैन अप्लाई फॉर अपवर्ड राउंड्स, व्हाट इज़ अगेंस्ट कैटेगरी। काफ़ी स्टूडेंट्स को अगेंस्ट कैटेगरी पे जाके सीट मिली है तो वो क्या होती है। काफ़ी स्टूडेंट्स की चॉइस एग्जॉस्टेड भी हो गई है तो ऐसे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, और आपके कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ। आई होप कि आपके जो भी डाउट्स हैं लास्ट तक इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। तो सबसे पहले तो आपको अपना अलॉटमेंट चेक कर लेना है, वही CEGadmission.com पर जाकर या उसकी रीप की वेबसाइट पे जो फर्स्ट लिंक दे रखा है व्यू अलॉटमेंट वाला जो लिंक है उस पर जाकर आप लॉगिन करेंगे तो इस तरीके से आपके जो भी राउंड्स हैं उनके अलॉटमेंट यहाँ पर दिख जाएंगे। तो राजस्थान राउंड का अलॉटमेंट है तो यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर, आपका राउंड, कॉलेज और ब्रांच जो है मिल जाएगी और राउंड के अंदर लिखा आ जाएगा किस राउंड के अंदर। तो आपको सबसे पहले तो अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके आप उसको देख लेंगे, उसमें सब कुछ ठीक है और उसी में आपको दिखेगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। उसके बाद अगर आप उस अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना चाहते हैं या फिर अपवर्ड मूवमेंट में जाना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के लिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिपोर्टिंग पेमेंट स्टेटस। तो उसके लिए आपको पे सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जो 10 के फ़ीस है वो इसमें पे करनी पड़ेगी और उसके बाद जैसे ही आप इसको पे कर देंगे तो यहाँ पर आपका जो नया लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा, अपलोडिंग रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का लिंक एक्टिव हो जाएगा जैसे ही आपका सक्सेसफुल पेमेंट का ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो मेनली यहाँ पे रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, 1 2 3, जिसके अंदर पेमेंट रिसिप्ट आ जाती है सबसे इम्पॉर्टेंट, अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा और थर्ड है चेक लिस्ट। तो ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। जैसे ये अपलोड हो जाएंगे तो फिर आपका जो करंट स्टेटस है उसका थोड़ा बहुत वेट करेंगे। तो यहाँ पर जो कॉलेज है, जो भी आपने डिटेल्स अपलोड की हैं, स्पेशली अपलोडेड रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और जो आपने रीप के टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रेशन टाइम पर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, कॉलेज उन डॉक्यूमेंट्स को देखेगा और अभी आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उनको देखेगा और जो पे फीस एक्सेप्टेंस फ़ी है वो पे हो चुकी है। तो इन सारे पॉइंट्स को देखने के बाद जो कॉलेज है वो आपको स्टेटस देगा। तो स्टार्टिंग में पेंडिंग ही लिखाएगा, जैसे ही कॉलेज आपको स्टेटस दे देता है, चेक कर लेता है, तो आपको यहाँ पर जो स्टेटस है वो रिपोर्टेड या कंडीशनली रिपोर्टेड स्टेटस यहाँ पर मिल सकता है। तो आपको रिपोर्टेड स्टेटस मिलता है, कंडीशनल रिपोर्टेड स्टेटस मिलता है, तो आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग वाला जो टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है। तो जिनका रिपोर्टेड है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनको कंडीशनली रिपोर्टेड मिलता है वो भी अपवर्ड करा सकते हैं और उनको कंडीशन के बेसिस पे कॉलेज में रिपोर्ट कर दिया है बट उनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी थी, इस वजह से उनका कंडीशनली रिपोर्टेड रिमार्क आया है। तो इसके बेसिस पर यहाँ पर कॉलेज है वो कुछ नोटिफिकेशन देता है, जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमी है तो वो नोटिफिकेशन आपको देगा। आपको जैसे ही नोटिफिकेशन रिसीव होता है तो आपको उसको क्लियर करने के लिए जो भी कॉलेज ने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं आपसे उनको अपलोड कर देना है। जैसे ही आप उनको अपलोड कर देंगे तो वो कॉलेज अगेन वेरीफाई करेगा और आपका जो है वो रिपोर्टेड आ जाएगा और देयर इज़, अगर कोई रिमार्क नहीं है तो वहाँ पर नो आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर रिमार्क में यस और नो इस तरीके से आ सकता है। तो जैसे भी है, जैसे ही आप रिपोर्ट कर देते हैं, कॉलेज से कुछ रिमार्क आता है तो उसका आपको इंस्टेंटली उसका रिप्लाई करना है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। जैसे ही कॉलेज आपको नोटिफिकेशन सेंड करता है तो जो भी आपके पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सॉफ्ट कॉपी बना कर रखें और नोटिफिकेशन आने पर जो कॉलेज ने आपसे मांगा है वो आप उसको सेंड कर दें।
तो यहाँ पर एक तो व्यू कॉलेज का ऑप्शन है, आपको कौन सा कॉलेज मिला है, और उसका नोटिफिकेशंस आपको आते हैं अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट पेंडिंग है तो ये पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से ऑनलाइन रिपोर्टिंग का प्रोसेस वर्क करता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो अलॉटमेंट हुआ है, उस अलॉटमेंट के अंदर 3 तरह की सिचुएशंस बनी है स्टूडेंट के साथ। एक कैंडिडेट 1 है, एक कैंडिडेट 2 है और एक कैंडिडेट 3 है। तो कैंडिडेट 1 वो है, उसको अपनी मनपसंद का कॉलेज भी मिल गया, ब्रांच भी मिल गया अलॉटमेंट में, मतलब इसको अपना अलॉटमेंट में ब्रांच कॉलेज सब कुछ मिल चुका है और वो अपने कॉलेज से सेटिस्फाई है। तो इनको क्या करना है वो देखेंगे। ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनको अपनी मनपसंद का कॉलेज या ब्रांच नहीं मिली है, या सिर्फ कॉलेज मिल गया है अपनी पसंद का, ब्रांच नहीं मिली है, कुल मिला के वो अपनी अलॉटेड कॉलेज से या ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं है, तो उनको क्या करना है वो देख लेते हैं। उसके बाद तीसरा कैंडिडेट ऐसा है कि उसको कुछ अलॉट ही नहीं हुआ, ना तो कॉलेज अलॉट हुआ ना ब्रांच अलॉट हुआ। ऐसे कैंडिडेट चॉइस एग्जॉस्टेड कैटेगरी में हैं जिनको अभी तक कुछ नहीं मिला। तो 1 बाय 1 हम 3 केसेस को देख लेते हैं। अगर इसके अलावा भी किसी का कोई इशू है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो 1 बाय 1 देख लेते हैं किसको क्या करना है। तो सबसे पहले कैंडिडेट 1 का देख लेते हैं। कैंडिडेट 1 को उनकी पसंद का कॉलेज ब्रांच मिल गया है, वो सेटिस्फाई है अपने कॉलेज और ब्रांच से, तो उनको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। उसके लिए उनको ऑनलाइन रिपोर्ट करना है, 10,000 पे एज अ सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे करनी है। उसके बाद जैसे ही उनका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो उनका जो रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का लिंक एक्टिव होता है, आपको अपने ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने हैं। एक तो रिपोर्टिंग फ़ी रिसिप्ट, एक अलॉटमेंट लेटर और एक रिपोर्टिंग चेकलिस्ट वहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपको अपना चेक करंट स्टेटस कुछ टाइम बाद चेक करना है, क्योंकि जैसे ही आप कर देंगे तो कॉलेज कुछ टाइम लेता है आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए, आपको डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए। उसके बाद जैसे ही कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लेता है, वेरीफाई कर लेता है, तो वो आपको कुछ स्टेटस देता है, कुछ रिमार्क देता है, कुछ नोटिफिकेशन देता है अकॉर्डिंग टू योर डॉक्यूमेंट्स। तो वो आ जाते हैं रिपोर्टेड, कंडीशनली रिपोर्टेड आ गया है तो इट मीन्स सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशनली रिपोर्टेड आता है तो भी आप फर्दर उसके लिए कंसिडर कर लिए गए हैं, बट वहाँ से नोटिफिकेशन आएगा तो कॉलेज आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोलेगा। तो आपको जैसे ही नोटिफिकेशन रिसीव होता है कॉलेज से, तो आपको जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स जो कॉलेज को नीड है वो आपको अपलोड कर देने हैं। तो आपका कंडीशनली रिपोर्टेड से रिपोर्टेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग डन हो जाएगी। सो आपका एक तरीके से ऑनलाइन मीडियम में कॉलेज फाइनलाइज हो जाएगा, और जैसे ही सारे काउंसलिंग राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसमें फ़िज़िकल रिपोर्टिंग करनी होगी। जब सारे राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको अपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप रेडी रख लेना। सो फिज़िकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो भी आपको फाइनली अलॉटेड कॉलेज हुआ है उसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, अप टू डेट रखने हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो काम है उसका शेड्यूल भी बहुत छोटे टाइम का रहेगा। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स पहले ही कंप्लीट करके रख लें, बाद में इतना टाइम नहीं मिल पाएगा और कॉलेज भी फिर उस टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि जितना टाइम मिलना चाहिए था आपको डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने का वो मिल चुका है। अब बस कॉलेज रिपोर्टिंग टाइम पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने ही चाहिए। छोटे मोटे इश्यूज़ तो कंसिडर कर लेते हैं, बट आप कोशिश करें कि कोई इशू आए ही नहीं, आप डॉक्यूमेंट्स को अपने कंप्लीट करके रखें। बाकी कॉलेज फिज़िकल रिपोर्टिंग टाइम पे काफ़ी हेल्पफुल नेचर के ही आपको शो करेंगे और आपको काफ़ी सपोर्ट भी करेंगे, बट आपके डॉक्यूमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा कमी है तो वो भी क्या आपको सपोर्ट कर पाएंगे। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट रखें इस ड्यूरेशन में। तो ये तो हो गया कैंडिडेट 1 का केस। उनको बस अपनी ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर देनी है अभी, और डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं नोटिफिकेशन आने पे वो डॉक्यूमेंट्स कॉलेज को सेंड कर देने हैं, और अपना उनका ये ऑनलाइन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। फिज़िकल राउंड की जो काउंसलिंग है उसका वेट करना है। वहाँ पर जाकर जैसे ही उसकी डेट्स या कॉलेज से कॉल आने शुरू होंगे, जो कि लगभग 6 अगस्त के आसपास सारे राउंड्स कंप्लीट होने के बाद फिज़िकल रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी, तो तब तक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है कैंडिडेट 2। तो कैंडिडेट 1 है वो बहुत ही कम हैं,
ऐसे कैंडिडेट जिनको अपने कॉलेज से सेटिस्फाई है, ब्रांच से भी सेटिस्फाई हो गए, ऐसे कैंडिडेट तो बहुत कम हैं। ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट सेकंड कैटेगरी के हैं, जो ऐसे हैं जिनको कॉलेज या ब्रांच उनकी चॉइस का नहीं मिला है, वो उतना सेटिस्फाई नहीं है अपने मिली हुई ब्रांच या कॉलेज से, क्योंकि स्टूडेंट की जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 90 परसेंटाइल पे, 91 परसेंटाइल पे उनको जो मिलना चाहिए था या 89 परसेंटाइल पे, वो उनको नहीं मिला है। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं? अब जो ऑप्शंस अवेलेबल है रीप की काउंसलिंग प्रोसेस में, वही आप कर सकते हैं। तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके पास अपने कॉलेज को अपग्रेड करने के लिए, ब्रांच को अपग्रेड करने के लिए, अपनी चॉइसेस को अपग्रेड करने के लिए, वो सब हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन है, क्योंकि आप अपनी ब्रांच से या कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है जो आपको एट प्रेजेंट मिला है, तो आपके पास रीप के अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन है कि आप अपवर्ड मूवमेंट को ऑप्ट करें, अपवर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करें। तो रीप ने राजस्थान राउंड के अंदर 2 अपवर्ड राउंड इंक्लूड कर रखे हैं, अपवर्ड राउंड फर्स्ट, अपवर्ड राउंड सेकंड। तो दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपवर्ड राउंड के लिए। तो ये कैसे करते हैं वो सब देख लेते हैं। तो अपवर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको भी ऑनलाइन रिपोर्टिंग तो सबसे पहले करनी ही पड़ेगी। सो अगर आपको अपवर्ड राउंड के लिए जाना है तो उससे पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद ही आप अपवर्ड राउंड का जो लिंक है रीप की वेबसाइट पर, उस पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद ही आप अपवर्ड राउंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग देख लेते हैं। तो आपको भी अगर अपवर्ड राउंड में जाना है तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन रिपोर्ट करना होगा। वही 10K पे करने होंगे, सीट एक्सेप्टेंस फीस, डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, वही 3 डॉक्यूमेंट, रिपोर्टिंग फी रिसिप्ट, अलॉटमेंट लेटर एंड रिपोर्टिंग चेकलिस्ट आपको वहाँ पर अपलोड करने हैं। फिर वही कॉलेज आपको स्टेटस दे देगा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद। रिपोर्टेड, कंडीशनली रिपोर्टेड, दोनों ही स्टेटस में आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए एलिजिबल हैं। अगर कंडीशनली रिपोर्टेड आता है तो भी आप अपवर्ड कर सकते हैं, रिपोर्टेड में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बाद आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग डन हो जाएगी। जैसे ही आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग डन हो जाएगी, उसके बाद रीप की जो वेबसाइट है उस पर अपवर्ड राउंड का जो लिंक है वो एक्टिव हो गया है, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपना फॉर्म नंबर, पासवर्ड करेंगे। वो बस आपसे पूछेगा आप श्योर हैं, बस कुछ नहीं पूछता उसके अंदर, यही पूछता है आप श्योर हैं अपवर्ड मूवमेंट में जाने के लिए। यस नो पे क्लिक कर देना है। यस कर देंगे क्योंकि जाना चाह रहे हैं, बस वो डन हो जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपवर्ड राउंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर रखें फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फाइनली एनरोल्ड कॉलेज के लिए अभी आपको जो टाइम मिला है, क्योंकि जब सारे राउंड काउंसलिंग के कंप्लीट हो जाएंगे तो फिजिकल रिपोर्टिंग राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले ही रेडी करके रखें आप भी। अब बात कर लेते हैं कि ये अपवर्ड राउंड वर्क कैसे करता है। अपवर्ड राउंड वर्क कैसे करता है, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, आपने जब चॉइस फिलिंग की थी, तो सबसे पहले तो चॉइस फिलिंग का मतलब समझ लो। चॉइस फिलिंग का मतलब ही होता है कि जो कॉलेज मिले हैं, जो आपने चॉइस फिल की थी उसमें से ही मिले हैं, जो आपने चॉइस फिल की थी उसमें से ही मिले हैं, उससे बाहर तो किसी को मिले नहीं है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको मिला ही नहीं है तो उनकी चॉइस एग्जॉस्टेड हो गई है, और जिसको मिला है तो उनकी दी हुई चॉइसेस में से ही मिला है। तो ये माना जाता है काउंसलिंग में कि आपने जो चॉइस दी हैं आप उनसे एग्री थे और उन्हीं में से आपको मिले हैं, और जिसको नहीं मिले हैं उसने उतनी चॉइसेस फिल नहीं की, उस वजह से नहीं मिला था। तो मान लीजिए एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने इस तरह का चॉइस ऑर्डर फिल किया था जो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट पे MBM जोधपुर CSE, सेकंड पे EIDS, तो इस तरीके का चॉइस ऑर्डर फिल किया था। अब मान लीजिए उनको अभी राजस्थान राउंड में ये 9th नंबर की चॉइस है, ये अलॉट हो गई। राजस्थान राउंड में 9th नंबर की जो चॉइस है वो अलॉट हो गई। तो अभी एट प्रेजेंट अलॉटमेंट लेटर पे उनको SKIT जयपुर IT ब्रांच दिख रही है, बट उनको लग रहा है कि अपर की जो चॉइस हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं, और ये जो कैंडिडेट हैं अभी सेटिस्फाइड नहीं है SKIT जयपुर IT से। ये चाहते हैं कि जो ऊपर की जो चॉइसेस हैं जैसे CSE, IT, CSE, ये सब इनमें से कुछ मिल जाए। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, अगर इस ब्रांच से ऊपर की तरफ जाना चाह रहे हो तो एक ही ऑप्शन है, आपको अपवर्ड राउंड में जाना ही पड़ेगा। तो अपवर्ड राउंड में आप जाएंगे तो होगा क्या कि आपकी ये जो सीट है इससे ऊपर की जितनी भी चॉइसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको अगर अलॉट होता है तो इनमें से ही अलॉट होगा, अगर नहीं होता है तो आपकी जो चॉइस थी, जो मिला हुआ है वही रह जाएगा, नीचे आप नहीं आओगे।
आप सिर्फ ऊपर की चॉइसेस पर ही जाओगे, नीचे की चॉइस की तरफ नहीं जाओगे, और एट प्रेजेंट जो आपके पास है वो तो रहेगा ही रहेगा। तो सपोज आपने अपवर्ड राउंड के लिए अप्लाई कर दिया, तो अपवर्ड राउंड के लिए अप्लाई करने के बाद वापस से जब आपको सीट अलॉटमेंट होता है तो ऊपर की चॉइस से ही दिखना शुरू होता है। मान लीजिए सबसे ऊपर की चॉइस एमबीएम जोधपुर थी, अगर आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिलने की पॉसिबिलिटी होती है तो यहाँ पर मिलेगा, अगर नहीं मिल पा रहा है तो फिर सेकंड जो आपकी चॉइस थी वहाँ पर, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरीके से ऊपर से होते हुए वापस नीचे की तरफ आएगा। तो जहाँ पर भी सीट वैकेंट होगी और आपकी रैंक उस वैकेंटेड सीट की कट ऑफ को क्लियर कर रही है तो आपको आपकी ऊपर की चॉइसेस में से कुछ भी अलॉट हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इनमें से कुछ भी अलॉट हो सकता है। अब ये कोई नहीं मालूम कर सकता कि आपको 4th नंबर की चॉइस अलॉट होगी, सिटी उदयपुर अलॉट होगी। तो ये तो आप भी अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी ऊपर की चॉइसेस कितनी है, आपकी रैंक कितनी है। तो ये आप ही अनुमान लगा सकते हैं कि कहाँ पर सीट खाली होने पर कहाँ पर, लेकिन आपको भी परफेक्ट पता नहीं चल पाएगा क्योंकि ऊपर की चॉइसेस में से आपको कुछ भी अलॉट हो सकता है। इस चीज़ का ध्यान में रखें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको ये नहीं मिलता है और आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका वापस से अपवर्ड राउंड में जब अलॉटमेंट स्टार्ट होगा तो आपकी ऊपर की चॉइसेस में से चेक होना स्टार्ट होगा और जहाँ पर सीट वैकेंट मिलती है आपकी रैंक, कैटेगरी और रीप रैंक के अकॉर्डिंग वहाँ पर आपको अलॉट हो जाता है। तो काउंसलिंग का मेथड ही आपको बेस्ट देने की कोशिश करेगा आपकी अपर की चॉइसेस में से, इसलिए ऊपर की चॉइसेस से देखना स्टार्ट होता है और जहां पर वैकेंट होती है वहां पर आपको मिल जाता है। सो इट बेस्ड ऑन योर रैंक एंड कैटेगरी, इफ सीट वेकेटेड फ्रॉम योर हायर चॉइसेस यू मे गेट। इन अपवर्ड राउंड ओनली अपर चॉइसेस ही मिलती हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि कहीं लोअर चॉइस तो नहीं मिल जाएगी, तो लोअर चॉइसेस बिल्कुल नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ ऊपर की चॉइसेस ही आपको मिलती हैं। अगर ऊपर की चॉइसेस में से नहीं मिला, कुछ भी चेंज नहीं मिला, तो जो आपके पास था वो तो रहेगा ही, वो तो रहेगा ही। अब बात आती है कि अब आपको अपवर्ड राउंड में कुछ चेंजेस हो गए तो आपको रिपोर्ट करना है कि नहीं करना। तो हाँ, अगर आपका कॉलेज चेंज हो जाता है तो आपको वापस से रिपोर्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए कि SKIT था आपका और अपवर्ड राउंड के बाद जब रिजल्ट आया तो आपको RTU कोटा CSE यहाँ पर मिल गया, तो आपको यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन रिपोर्टिंग में डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं यहाँ पर सिर्फ आपको सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो 10K है वो पे नहीं करनी है, वो दोबारा पे नहीं करनी है। तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी एक बार ही पे की जाएगी इस राउंड के अंदर, चाहे वो आप अभी पे कर दें या फिर ऐसे कैंडिडेट जिनका चॉइस एग्जॉस्टेड है उनको पहली बार अलॉट होगा तो वो उस टाइम पर पे करेंगे, और जिनको राजस्थान राउंड में अलॉटमेंट हुआ है तो उन्होंने अगर एक बार पे कर दी और उसके बाद जो अपवर्ड के राउंड फर्स्ट, अपवर्ड का राउंड सेकंड आ रहा है तो उनमें 10K पे नहीं करनी है। इस चीज़ का ध्यान में रखें। बट अगर आपका कॉलेज चेंज होता है तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। मान लो SKIT जयपुर था, कॉलेज चेंज हो गया तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे अपवर्ड राउंड फर्स्ट के अंदर, और अपवर्ड राउंड सेकेंड में अगर आपको RTU कोटा मिला था उसके बाद भी चेंज हो गया, मान लीजिए MBM जोधपुर मिल गया, तो भी आपको वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो जो सब्सीक्वेंट राउंड्स होंगे उसके अंदर आपको 10K नहीं पे करना है क्योंकि आप पहले पे कर चुके हो, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट ही वहाँ पर अपलोड करने हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद मैं बता दूं कि काफ़ी मैंने आपको बता दिया अपवर्ड राउंड है। अपवर्ड राउंड को इस तरीके से आप समझ सकते हो, एक स्पिनिंग व्हील की तरह है। यू कैन गेट एनी फ्रॉम योर अपर चॉइसेस, आपको अपनी ऊपर की चॉइसेस में से कुछ भी मिल सकता है। इफ़ सीट वेकेटेड, अगर वहाँ पर सीट कोई खाली करता है तो आपको ऊपर की चॉइसेस में से कुछ भी मिल सकता है फ्रॉम योर अपर चॉइसेस। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना मिले, जो था वही रहे। ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर में से आपको ना अलॉटमेंट हो तो जो था वही रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। तो जो था वही रहेगा तो इसमें कोई रिस्क जैसा तो कुछ है नहीं। आपको 10K तो वैसे ही पे करने हैं, जो आपके पास है वो तो जाएगा ही नहीं, वो आपके पास रहेगा जो ऑलरेडी है। अगर आप समझते हो कि आपकी अपर की चॉइसेस अच्छी हैं और किसी को भी लेने के लिए तैयार हो आप, तो आप अपवर्ड राउंड में अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कुछ इसके अंदर कोई दिक्कत तो है नहीं। और जो आप 10K पे करते हो वो आपकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाता है। जो आपकी फ़ीस होगी, जो रिपोर्टिंग कॉलेज होगा उसकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगा। और अगर आप एडमिशन विड्रॉ कराते हैं
तो आपको 1000 डिडक्ट होके 9 के वहाँ पर रिफंड हो जाएंगे, तो 1000 का यहाँ पर आपको नुकसान होगा, बाकी 9000 आपको रिफंड हो जाते हैं। सो ये स्पिनिंग व्हील की तरह है। मान लीजिए ये सारी जो इसके अंदर व्हील के अंदर है ये सारी आपकी अपर चॉइसेस हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मान लो SKIT आपको अलॉट हो गया 9 नंबर की चॉइस की और ये सारी आपकी अपर चॉइसेस हैं, तो वही प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर सर्च करता है आपकी अपर की चॉइसेस से, और जहाँ पर सीट वैकेंट होगी तो ये स्पिनिंग व्हील वहीं पर आकर रुकेगी जहाँ पर आपकी रीप रैंक मैच कर रही है, कैटेगरी रैंक मैच कर रही है, और आपकी जो चॉइस ऑर्डर है वो मैच कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग आपको ऊपर की चॉइसेस में से किसी पर भी आकर ये स्पिनिंग व्हील रुक सकता है और वो कॉलेज आपको अलॉट हो सकता है, लाइक दिस। सो आप समझ गए होंगे। तो जैसे इस स्पिनिंग व्हील का हम नहीं आइडिया लगा सकते किस पे आकर रुकेगा, तो वैसा ही कुछ अब अपवर्ड मूवमेंट का राउंड हो गया है कि किसके अंदर कौन सी सीट खाली होगी, किसके अंदर आपको मिल सकता है, ये बस डिपेंड करेगा कि क्या मिल सकता है। सो जनरली आप अपनी रीप रैंक से तो आइडिया लगा सकते हो कि आपकी रैंक बहुत ही ज़्यादा है, तो इतना तो लगा सकते हो कि MBM में CSE नहीं मिलेगा, RTU में CSE नहीं मिलेगा, तो इतना तो आइडिया लग जाएगा। बट अगर कोई दूसरी ब्रांचेज़ हैं, रैंक ज़्यादा है, दूसरी ब्रांचेज़ हैं, तो मिल सकता है। अगर रैंक अच्छी है तो ज़रूर उसके अंदर आपको अपवर्ड करने के बाद आपको अच्छी वो मिल सकते हैं, अच्छी ब्रांच और अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। सो रीप रूल्स भी हम एक बार देख लेते हैं कि रीप के क्या रूल्स हैं, अपवर्ड राउंड को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द कैंडिडेट विल बी डिपेंडेंट ऑन रिपोर्टिंग स्टेटस। तो पहला तो इन्होंने बोला है कि अपवर्ड मूवमेंट आपके रिपोर्टिंग स्टेटस पे डिपेंड करता है। जब तक आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तब तक एलिजिबल नहीं होंगे। जैसे ही आप करते हैं तो फिर आपको रिपोर्टिंग स्टेटस मिलता है, रिपोर्टेड एंड कंडीशनली रिपोर्टेड, जैसे आप मैंने बताया था, एक तो रिपोर्टेड और एक कंडीशनली रिपोर्टेड। तो जब आपको ये स्टेटस मिल जाता है तभी आपका जो लिंक है अपवर्ड मूवमेंट का वो एक्टिव हो पाएगा। सो ये जो रिमार्क है, स्टेटस है, ये कॉलेज देता है रिपोर्टेड कंडीशनली। जैसे ही आपको ये मिल जाएगा तो आप अपवर्ड राउंड के लिंक पर जाकर, जो कि रीप की वेबसाइट है, वहाँ पर जाकर अपवर्ड के लिए ट्राई कर सकते हो। ऑल द कैंडिडेट्स वो आर इन द स्टेटस ऑफ, वही मैं बता रहा हूँ, रिपोर्टेड और कंडीशनली रिपोर्टेड में है, विल बी अलाउड फॉर द सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट राउंड। आगे के जितने भी राउंड हैं उसके लिए वो अलाउ कर दिए जाते हैं। जिनको रिपोर्टेड कंडीशनली रिपोर्टेड मिलता है तो आगे के सब्सिक्वेंट राउंड में वही अपवर्ड राउंड फर्स्ट, अपवर्ड राउंड सेकंड है, उनके लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप अप्लाई करते हो तो, अगर आपने अप्लाई किया है अपवर्ड मूवमेंट के लिए तो आप एलिजिबल हो। आपको अप्लाई करना पड़ेगा रीप की वेबसाइट पर जाकर। सबसे पहले आप ध्यान रखें, ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने के बाद 10K पे करने के बाद, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, अगर आप अपवर्ड राउंड में जाना चाहते हैं तो अपवर्ड राउंड के लिए रीप की वेबसाइट पे जो लिंक आ चुका है उस पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। वही मैं बता रहा था कि देयर इज नो नीड टू डिपॉजिट द सीट एक्सेप्टेंस फी फॉर ऑनलाइन रिपोर्टिंग ऑफ सब्सिक्वेंट अपवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट होगी, सेकंड होगी, उनमें फिर आपको सीट एक्सेप्टेंस फी दोबारा पे नहीं करनी, बस आपको एक बार 10K पे करनी है। इस राउंड के अंदर, राजस्थान राउंड के अंदर बस एक बार आपको 10 पे करनी है। उसके बाद उसके अंदर के जितने भी राउंड हैं उनमें फिर अलग से 10K पे नहीं करना है। अगर कॉलेज चेंज होता है तो बस उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, और अगर कॉलेज भी चेंज नहीं हो रहा, वही की वही रहता है, नो चेंज है, तो आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करने हैं। नो रिक्वायर्ड टू अपलोड डॉक्यूमेंट अगर कुछ भी चेंज नहीं होता है अपवर्ड राउंड्स में, और अगर चेंज होता है तो सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। Also report to multiple counseling rounds separately and have to deposit separate seat acceptance fee for separate counseling rounds। तो जैसे जैसे TFWS का राउंड हो गया, अब राजस्थान राउंड हो गया, तो आपको सभी राउंड्स में, जितने भी राउंड्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए अलग अलग 10K करना होता है। तो इसमें भी ये सेपरेट राउंड है तो इसके अंदर भी आपको 10K डिपॉजिट करने होंगे। और ये जो 10K पे कर रहे हैं, रीप का कहना है कि ये सारा जो अमाउंट है, जितना भी आप काउंसलिंग में आप डिपॉजिट कर रहे हो सीट एक्सेप्टेंस के लिए, वो सब आपका जो आपको फाइनली अलॉटेड कॉलेज होगा जहाँ पर आप फाइनली रिपोर्ट करोगे, वो सारा जो अमाउंट है वो उसकी फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगा। मान लीजिए आपने 2 राउंड में पार्टिसिपेट किया था, TFWS में आपने 10K पे किए थे और अब अपने राजस्थान राउंड में 10K पे किए थे, तो ये सारा जो अमाउंट है 20K मिलाकर, ये आपकी जो फ़ीस है जिस भी कॉलेज में आप फाइनली रिपोर्ट करेंगे वहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद है कि अपवर्ड मूवमेंट जब आप करते हो तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, काफ़ी वेरिएशन आता है जो आपको अलॉट हुआ है उसमें। सो चांसेस होते हैं
कि जो स्टूडेंट हैं उनको उनकी हायर चॉइसेस, जो उन्होंने हायर चॉइसेस फिल कर रखी होती हैं, उन पर मिलने के चांसेस होते हैं अपवर्ड राउंड में। लास्ट ईयर तक तो बहुत चांसेस होते थे, बट इस बार रीप की काउंसलिंग में थोड़ा सा लूप होल है, तो इस बार कितना चेंजेस हो पाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस का जो डिज़ाइन है वो इतना अच्छा नहीं है रीप का इस बार, तो मे बी कितना चेंज हो पाए इस बार कुछ कह नहीं सकते। तो पिछली बार तक तो 80% स्टूडेंट्स को ब्रांच चेंजेस देखने के लिए मिलती थी, बट इस बार एक लूप होल लास्ट में वीडियो में बताऊंगा। इफ़ यू डोंट गेट कॉलेज ऑफ योर चॉइस देन ट्राई फॉर अपवर्ड मूवमेंट। मतलब सीधी सी बात है, अगर आपको अपना कॉलेज चॉइस का नहीं मिला तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्राई करेंगे ही, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब आप करोगे तो क्या करोगे, अगर नहीं इसमें कुछ करते हो तो आप या तो उस कॉलेज को ही एक्सेप्ट कर लो, अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, या तो आपको जो मिला है उसको सेटिस्फाई करके उसको एक्सेप्ट कर लो। अगर आप अपर की नहीं है सेटिस्फाई तो आपके पास भी सिर्फ अपर की चॉइसेस में जाने का ही मौका है, तो आपको अपवर्ड पे तो जाना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर नहीं जाते हैं और आप लेना भी नहीं चाहते हैं तो फिर लास्ट ऑप्शन आपके पास विड्रॉ का रह जाता है। तो विड्रॉ करने का टाइम अभी नहीं आया है, अभी आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्राई कर सकते हैं, बेस्ट के लिए ट्राई कर सकते हैं। सो एज सिंपल, if you not satisfied with your allotted college branch, you can try for upward movement. if you think your choices are good, अपर की जो चॉइसेस गुड हैं, आपको ऐसा लगता है, तो आप बिल्कुल अपवर्ड मूवमेंट में जा सकते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है अपवर्ड मूवमेंट के अलावा ऊपर की चॉइसेस में जाने का अभी तो। सो अप्लाई कैसे करना है वो मैंने बता दिया कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है, आपको 10K सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में क्या है कि आपको कॉलेज से स्टेटस मिल जाएगा, जैसे ही आपका स्टेटस आता है रिपोर्टेड या फिर कंडीशनली रिपोर्टेड, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे अपवर्ड मूवमेंट के लिए। उसके बाद आपको रीप की वेबसाइट पर जाना है। रीप की वेबसाइट पर जाएंगे तो कैंडिडेट पैनल के अंदर ये एक सबसे ऊपर का लिंक आ चुका है, क्लिक हियर टू अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट फॉर राजस्थान कैंडिडेट्स। तो इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी स्टूडेंट लॉगिन की। यहाँ पर अपना फॉर्म नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, तो फिर एक और विंडो ओपन हो जाएगी। वहाँ पर आपसे बस ये पूछेगा आर यू श्योर, आर यू अप्लाइंग फॉर अपवर्ड मूवमेंट, तो आपको उस पर यस वगैरह टिक कर देना है। और जैसे ही आप कर देंगे तो आपका वो फॉर्म सबमिट हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना उसके अंदर, यस नो वाले उस पर ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कर देंगे तो आप अपवर्ड मूवमेंट के लिए आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और आपको मैसेज रिसीव हो जाएगा। और जब अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा तो आप चेक कर सकते हैं कि उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए कि नहीं हुए। उसके बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं अपवर्ड राउंड करने के बाद, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आफ्टर अपवर्ड राउंड। तो पॉसिबिलिटीज़ को समझ लेते हैं कि अपवर्ड मूवमेंट के इसके अंदर दो केसेस हो सकते हैं। एक तो आपका कॉलेज चेंज हो जाए और दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मान लो जो आपका कॉलेज था वही रहा, अपवर्ड करने के बाद कोई चेंज नहीं हुआ, तो आपकी जो सीट थी चेंज नहीं हुआ तो वो तो रहेगी, आपके पास जो सीट मिली हुई है वो सेफ़ रहेगी। और आपको रिपोर्टिंग भी दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही रिपोर्ट कर चुके हो, 10K पे कर चुके हो और आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर दिए थे। तो आपको अगर अपवर्ड राउंड में नो चेंज मिलता है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो ना तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ना कोई 10K यहाँ पर डिपॉजिट करना है, तो आपका यहाँ पर क्लोज़ हो जाएगा। ये क्लोज़ हो जाएगी आपकी क्वेरी अगर आपके नो चेंज है। अगर आपके कॉलेज चेंज होता है, अपवर्ड करने के बाद कॉलेज चेंज होता है, तो आपको फिर रिपोर्ट करना है न्यू अलॉटेड कॉलेज में। ओनली डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो अपलोड करने हैं कॉलेज में। आपको 10K यहाँ पर पे नहीं करना है इस केस में, क्योंकि 10K आप पहले ही पे कर चुके हैं। सिर्फ आपको अगर नया कॉलेज मिलता है, चेंज मिलता है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। और उसके बाद अगर आपको अपवर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट हो गया, मतलब अपवर्ड राउंड के अंदर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, तो जो पुरानी वाली जो सीट थी, जैसे अभी यहाँ पर आपको SKIT मिली हुई थी, तो ये कैंसिल हो जाएगी और आपकी जो नई सीट है वो मान लो RTU कोटा CSE अलॉट हुई है, तो आपकी नई सीट है वो RTU CSE हो जाएगी। तो अपवर्ड राउंड के बाद अगर आपका कॉलेज चेंज होता है, इसका मतलब ये कि कॉलेज चेंज हो गया, आपके पास जो SKIT जयपुर थी वो हट चुकी है और CSE आपको मिल चुकी है। क्योंकि ऐसा ये आपके पास सेफ इसलिए नहीं रहती क्योंकि जब आप अपवर्ड कर रहे हैं, आपको ऊपर की मिल रही है, तो ये सीट आपकी वैकेंट हो जाएगी, ये किसी दूसरे स्टूडेंट को अलॉट हो जाएगी। और ये सीट आपको इसलिए अलॉट हुई थी क्योंकि ये किसी ने खाली की, तो ये आपको अलॉट हो जाएगी। तो आपका कॉलेज चेंज के बाद अगर आपको नई कॉलेज और ब्रांच अलॉट होती है तो पुरानी आपकी कैंसिल हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और आपकी जो नई कॉलेज और नई ब्रांच है वो आपकी लेटेस्ट होगी। जिस भी अपवर्ड राउंड में आपको जो भी लेटेस्ट मिलती जाएगी वही आपका लेटेस्ट कॉलेज और लेटेस्ट ब्रांच होगी।
तो आप समझ गए होंगे कि अपवर्ड मूवमेंट के दोनों केसेस में अगर कॉलेज चेंज होता है तो क्या करना है, नो चेंज होता है तो क्या करना है। उसके बाद अपवर्ड राउंड्स के जो डेट्स हैं उनका आपको ध्यान में रखना है कि कब कब आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसकी जो लास्ट डेट है अपवर्ड के फर्स्ट राउंड की, जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, वो 29/7/2025 है। तो 29/7/2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सीट अलॉटमेंट जो होगा अपवर्ड राउंड का, तो 31/7/2025 को आप चेक कर सकते हैं आपको क्या अलॉट हुआ है। लास्ट डेट है रिपोर्टिंग करने की, वही आपको 3 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो वो 2/8/2025 तक आपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद अगर कोई भी क्वेरीज ऑब्जेक्शन रेज हो रहे हैं तो वो आप 5/8/2025 तक रिजॉल्व कर लेंगे, कॉलेज और कैंडिडेट मिलकर। उसके बाद राउंड 8 स्टार्ट हो जाएगा अपवर्ड राउंड सेकंड का। तो इसकी जो अप्लाई करने की जो डेट है अपवर्ड सेकंड की, वो 3/8/2025 होगी। सीट अलॉटमेंट है जो अपवर्ड पे, वो 6/8/2025 को होगा। और इसकी जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग है वो 8/8/2025 यहाँ पर रहेगी। तो इन डेट्स का आपको ध्यान में रखना है। अब काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या है कि मतलब कॉलेज तो उनकी चॉइस का मिल गया है लेकिन ब्रांच से वो सेटिस्फाई नहीं है। ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं, तो वो देख रहे हैं कि उनको अपवर्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये देखो आपकी चॉइस है, मैं आपको सारे केसेस बता देता हूँ। मान लीजिए कॉलेज अच्छा मिल गया है और ब्रांच अच्छी नहीं मिली है, तो वही आपको सबसे पहले आपके ऊपर की ब्रांचेस चेक करनी है, चॉइस फिलिंग चेक करनी है। अगर उसमें से कुछ भी आपको मिल जाए उसके लिए आप रेडी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें से कुछ भी आपको मिल जाए अपवर्ड करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि मेरे को कॉलेज तो अच्छा मिल गया है, चलो मैं ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ, तो इसके अंदर क्या होता है कि मान लो MBM जोधपुर किसी को मिल चुका है अभी, तो जब आपके सारे काउंसलिंग के राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तो एक इंटरनल स्लाइडिंग का प्रोसेस होता है जिसके इनसाइड में ही आप ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच चेंज के अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं इसके अंदर कोई श्योरिटी नहीं होती। मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ कि ब्रांच चेंज आप सोचें, मैं एक बस प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये सारे प्रोसेस भी होते हैं, ऑप्शंस भी होते हैं, बट आपका ब्रांच चेंज हो इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। अगर रैंक बहुत अच्छी है तो हो जाता है ब्रांच चेंज, उसके अंदर चांसेस होते हैं, क्योंकि ब्रांच चेंज भी मेरिट बेसिस पर ही होती है। कॉलेज के अंदर ब्रांच चेंज भी होती है तो वो मेरिट बेसिस पर होती है। अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आपकी मेरिट ठीक है और अभी आप कॉलेज से सेटिस्फाई हैं बट ब्रांच से सेटिस्फाई नहीं है, तो रीप के थ्रू ही एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कॉलेज अपने लेवल पर क्या करते हैं, जितनी सीट वैकेंट होती हैं उसके अंदर इंटरनल स्लाइडिंग करते हैं और इंटरनल स्लाइडिंग से आप अपनी ब्रांच चेंज कर सकते हैं। ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है, एक फॉर्म फिल कराया जाता है जिससे आप वहाँ पर ब्रांच चेंज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी आपके पास ब्रांच चेंज करने का तो इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन रहेगा कि आप एडमिशन से पहले ब्रांच चेंज करवा पाएँ। उसके बाद अगर आपकी एडमिशन से पहले ब्रांच चेंज नहीं हुई है तो उसके बाद जब आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाता है तो यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको सेकेंड ईयर में जाने से पहले भी ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन दिया जाता है। यूनिवर्सिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, कि आपकी फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है उसमें बैक नहीं होनी चाहिए, और भी इसके अंदर काफ़ी क्राइटेरिया हैं। कुछ सीट्स पे फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको ब्रांच चेंज करने का मौका दिया जाता है एज़ पर यूनिवर्सिटी। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि ब्रांच चेंज कैसे कर सकते हैं। तो ये एक रिस्क है, अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं, अगर आप ये मान के चलें कि मेरे को कॉलेज तो समझ में आ गया, ब्रांच नहीं है, आप इसके पे रिस्क ले सकते हैं और इसको भगवान भरोसे छोड़ सकते हैं कि देखा जाएगा आगे इंटरनल स्लाइडिंग में ब्रांच चेंज हो जाए या फर्स्ट ईयर के बाद, नहीं तो आपको फिर ये 4 साल इसी में निकालने पड़ेंगे। अगर इस केस के लिए रेडी हैं तो आप ये रिस्क ले सकते हैं। So if you are willing to compromise on your branch preference, you might get it into better college. तो अगर आप अपनी ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं और रिस्क ले सकते हैं तो मे बी इंटरनल स्लाइडिंग में भी, क्योंकि काफ़ी चेंजेस होते हैं। CSE ब्रांच तो ज़्यादा को नहीं मिल पाती, बट जो अदर ब्रांचेस हैं उनके अंदर इंटरनल स्लाइडिंग में स्टूडेंट को मौका मिलने पर, ब्रांचेस चेंज होने पर काफ़ी मौका मिल जाता है, क्योंकि लास्ट काउंसलिंग राउंड तक काफ़ी सीटें और वेकेंट हो जाती हैं। तो इंटरनल स्लाइडिंग से पहले काफ़ी सीटें वेकेंट और हो जाती हैं, तो वहाँ पर ब्रांच चेंज करने की पॉसिबिलिटीज़ भी बढ़ जाती है। तो अगेन ये आपको ही डिसाइड करना है। मैंने आपको सारे केसेस बता दिए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। बाकी
कैसे इंटरनल स्लाइडिंग, कैसे फर्स्ट ईयर में ब्रांच चेंज, कैसे कॉलेज चेंज, मैं बताता ही हूँ कि ये सारी चीज़ें मैं आने वाले दिनों में आपको बताता रहूँगा कि किस तरीके से आप आगे चलकर भी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। बट ये रिस्क है, ये मान के चलो कि सभी की ब्रांच चेंज नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर के बाद भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी सेमेस्टर बैक लग जाती है, उतनी परसेंटेज भी नहीं लेके आ पाते, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। बट अगर कोई स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है और ये रिस्क फैक्टर ले सकता है तो आपको खुद के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना होगा। नेक्स्ट है, थर्ड कैंडिडेट ऐसा है जिसकी नो कॉलेज अलॉटेड आ रहा है, चॉइस एग्जॉस्टेड हो गई, उसको कोई कॉलेज ही अलॉटेड नहीं हुआ है और उसकी जो चॉइसेस हैं वो एग्जॉस्ट हो गई हैं। सो नॉट गेट एनी कॉलेज एंड ब्रांच इन अलॉटमेंट, उसको ना तो कोई कॉलेज मिला ना ब्रांच मिली, चॉइस एग्जॉस्टेड हो गई है, कुछ भी नहीं मिला। तो ये चॉइस एग्जॉस्टेड होती क्यों है उसको समझ लीजिए। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी रैंक तो 5000, 6000, 10,000 है और उन्होंने क्या है कि उतनी चॉइसेस फिल ही नहीं करी, उन्होंने बस टॉप की चॉइसेस फिल कर दी, लाइक ये MBM, RTU, CTAU या फिर और 2-4 गवर्नमेंट कॉलेज या टॉप के प्राइवेट कॉलेज या उसकी ब्रांचेस। तो जब राजस्थान राउंड का फर्स्ट अलॉटमेंट आता है तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा रैंक पर आप खुद ही सोच लीजिए, आपकी रैंक तो काफ़ी ज़्यादा है, चाहे आप कैटेगरी रैंक से भी बिलोंग कर रहे हैं, अगर OBC रैंक भी है तो उससे भी ज़्यादा कोई एडवांटेज तो मिलता है नहीं। और उसके अलावा आपके पास EWS है तो भी इतना कोई एडवांटेज मिलेगा नहीं। हाँ, ST रैंक में ज़्यादा पे भी अच्छा कॉलेज मिल जाता है, बट OBC में और EWS में अगर आपकी उसके अंदर रैंक है तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता जनरल और उसके अंदर। तो अगर आपकी इतनी ज़्यादा रैंक है तो आप खुद ही सोच लीजिए कि ये टॉप के जो कॉलेजेस हैं ये नहीं फिल हो, मतलब आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आपको और ज़्यादा कॉलेज चॉइस करने चाहिए थे, आपने 7 तक चॉइस, 8, 9, 10 और अपनी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कुछ ऐसे कॉलेज रखने चाहिए थे जो आपकी रैंक को सूट करते हों, तो वो आपको मिल पाते। तो अगर आपने चॉइस फिलिंग में ऐसे नहीं फिल कर रखे हैं तो इसके बाद जो अपवर्ड होगा राउंड फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, तो भी आपको हो सकता है कि कुछ ना मिले, अपवर्ड फर्स्ट और सेकंड के बाद भी कुछ ना मिले। अगर आपकी चॉइस फिलिंग में लिमिटेड चॉइसेस हैं, बहुत कम कॉलेजेस ही आपने अपनी चॉइस फिलिंग में फिल किए हुए हैं और आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है, तो अपवर्ड राउंड फर्स्ट और सेकंड के बाद भी हो सकता है कुछ भी नहीं मिले। लेकिन हाँ, ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी रैंक ठीक ठाक है, जिनकी रैंक सही है, मान लीजिए यही कॉलेजेस हैं और रैंक अगर 2000 तक है, 2500 तक है और आपने कोर ब्रांचेस यहाँ पर सिलेक्ट कर रखी हैं, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, इसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन है, अगर वो आपने चूज़ कर रखी होंगी तो आपके चांसेस हो सकते हैं कि आपको अपवर्ड में 1 या 2 में आपको अलॉट हो जाए। तो ये सारा कुछ आपकी चॉइसेस फिलिंग पे डिपेंड करता है और आपकी रैंक पर। सो चॉइस एग्जिस्टेड इसी वजह से आती हैं क्योंकि आपने उतनी चॉइसेस ही अपनी फिल नहीं की जिन पे आपको आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कॉलेज मिल पाए। सो नॉट फिल्ड कॉलेज चॉइसेस एज पर रैंक सूटेबिलिटी, आपने उतनी चॉइसेस फिल नहीं करी जो आपकी रैंक को सूट करती थी, इस वजह से चॉइस एग्जॉस्टेड हो गया है। फिल्ड लेस नंबर ऑफ चॉइसेस, आपने बहुत कम चॉइसेस फिल करी हैं, ओनली टॉप कॉलेज और टॉप ब्रांचेस फिल की हैं, इस वजह से आपकी चॉइस एग्जॉस्टेड हो गई है। अब काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अब हम अपनी चॉइसेस को अपडेट कर सकते हैं, तो अब चॉइसेस को अपडेट नहीं किया जा सकता। आपने जो चॉइस फिल कर रखी है उसी के बेसिस पर आपको मिलेगा। अगर सीट वैकेंट होती हैं और आपकी जो रैंक है क्राइटेरिया को मीट करती है तो आपको अपवर्ड राउंड फर्स्ट में या अपवर्ड राउंड सेकंड में आपको देखने के लिए सीट मिल सकती हैं। लेकिन अगर रैंक बहुत ही ज़्यादा है और वही आपने गिनती के टॉप के कॉलेज, टॉप की ब्रांच फिल कर रखी हैं, तो आपको उसके अंदर नहीं मिल पाएगा। जब अपवर्ड का रिजल्ट आएगा तो आपको नहीं मिल पाएगा। उसके बाद अब आपको करना क्या है, ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका चॉइस एग्जॉस्टेड आ रहा है तो उनको क्या करना है। तो आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिंक पर जाकर या अपवर्ड राउंड के लिंक पर जाकर कुछ भी नहीं करना है। जो रीप की वेबसाइट पर अपवर्ड राउंड का लिंक आ रहा है उस पर जाकर आपको कुछ भी नहीं करना है। आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हैं अपवर्ड राउंड्स के लिए। ना तो आपको ऑनलाइन 10K पे करने का ना तो लिंक आएगा, ना आपको करना है, क्योंकि आपको कॉलेज ही अलॉट नहीं हुआ तो आप सीट एक्सेप्टेंस फीस भी क्यों पे करोगे। तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी भी पे नहीं करनी क्योंकि आपको अलॉट ही नहीं हुआ, अलॉटमेंट लेटर ही नहीं आपके शो कर रखा होगा, और तो आपको 10K भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपवर्ड राउंड के रिजल्ट्स के वेट करने हैं, अपवर्ड राउंड फर्स्ट और अपवर्ड राउंड सेकंड के रिजल्ट्स के वेट करने हैं। तो आपको अपवर्ड राउंड जो रीप की वेबसाइट पर लिंक है उस पर भी जाकर कुछ नहीं करना है क्योंकि आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो अपवर्ड राउंड्स के लिए। उसके बाद जब अपवर्ड राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आएगा तब आपको चेक करना है लॉगिन करके कि क्या
कोई कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, अगर उसमें भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो फिर आप अपवर्ड राउंड सेकंड में अलॉटमेंट में चेक कर सकते हैं कि क्या कोई कॉलेज आपको मिल पाता है। अगर आपको अपवर्ड राउंड फर्स्ट या सेकंड में कोई कॉलेज मिल जाता है तो आपको वही सेम प्रोसेस करना है जो कैंडिडेट फर्स्ट और सेकंड ने किया था। आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अगर आप कॉलेज से सेटिस्फाई हैं तो आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे। ऑनलाइन रिपोर्टिंग करके फिर आपको, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अलॉट हुआ है, तो आपको 10 के पे करने होंगे। 10 के पे करने के बाद आपको वही 3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये आपका प्रोसेस भी फिर आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो आपको भी फिर जैसे ही कॉलेज अलॉट होता है तो 10 के पे करके ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, और जब फिज़िकल रिपोर्टिंग का जो टाइम आएगा उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको फिज़िकल रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में प्रेजेंट होना पड़ेगा। अब ये तो हो गया मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो इफ़ यू नॉट गेट अलॉटमेंट देन आप रीप की काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। अगर आपको राउंड फर्स्ट में, अपवर्ड राउंड फर्स्ट या अपवर्ड राउंड सेकंड में कुछ भी नहीं मिलता है तो आप रीप की काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर हो जाएंगे। तो फिर आपको दूसरे ऑप्शंस पे जाना होगा। दूसरे ऑप्शंस क्या हैं? डायरेक्ट एडमिशन्स हैं। क्या है कि प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह ऑलरेडी डायरेक्ट एडमिशन्स कर रहे हैं, इनके पास 15% मैनेजमेंट कोटा होता है, और वैसे भी जो रीप की जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो खुद ही प्राइवेट कॉलेज भी चाहते हैं कि वो डायरेक्ट एडमिशन फिल कर लें। तो वो खुद ही चाहते हैं कि रीप के थ्रू ज़्यादा फिल ना हो, तो डायरेक्ट एडमिशन से ही वो फिल करने में लगे रहते हैं। तो आप पर्सनली कॉलेजेस में जाकर विजिट करें, विजिट करके डायरेक्ट एडमिशन के लिए बात करें, और वहाँ पर जब आप डायरेक्ट एडमिशन कराते हैं तो काफ़ी कॉलेजेस हैं वो फ़ीस ज़्यादा बताएंगे, तो आप फ़ीस कम करने के लिए उनसे बोले और वो कम कर लेते हैं। आप ये शो करें, जैसे मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं या मार्केट से कोई सामान खरीदने जाते हैं, तो आपको अगर उस चीज़ के लिए कोई 1000 रुपये बताता है तो आप बार्गेनिंग करते हैं, नहीं मैं तो 800 ही दूंगा, नहीं तो मैं तो 700 ही दूंगा। तो डायरेक्ट एडमिशन के केस कॉलेजेस में जाएं और उसी तरीके से बार्गेनिंग करनी ही पड़ती है। यही रियलिटी है इंजीनियरिंग एडमिशन की। तो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्रोच कर सकते हैं। अगर वो, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, दुकान वाला आपको ज़्यादा फीस देता है, फिर आप बोलते हैं नहीं मैं तो नहीं यहाँ पर ख़रीद रहा, तो फिर जैसे ही आप जाने लगते हैं तो वो आपको, जो आपने बोला था कि नहीं मैं तो 800 में लूँगा, तो बोलता है ठीक है 800 में ले लो आप। तो ऐसा ही होता है। तो काफ़ी कॉलेज वाले डायरेक्टली भी बच्चों को कॉल कर रहे हैं कि आप डायरेक्ट ले लो तो हम फ़ीस कम कर देंगे। और इस चीज़ का ध्यान में रखना है कि डायरेक्ट एडमिशन में काफ़ी दलाल भी मार्केट में घूमते रहते हैं, उन सबसे बच के रहना है, अपना दिमाग लगाना है, किसी के बहकावे में नहीं आना। अगर आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए अप्रोच कर रहे हो तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए पर्सनली जाओ, कॉलेज की फैसिलिटी को देखो, फ़ीस वगैरह पता करो, वहाँ के जो स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं, पुराने स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट, उनसे बात करो कि कैसा कॉलेज है, कैसा प्लेसमेंट है, अंदर का माहौल क्या है। तो वो सारी जो बातें हैं वहाँ के इनसाइड जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको आसपास मिल जाते हैं। कॉलेज के जनरली काफ़ी की छुट्टी इसी करके रखते हैं इस टाइम पे बच्चों की, तो आप, लेकिन फिर भी वो हॉस्टल के होते हैं तो वो आपको थोड़े बहुत देखने के लिए मिल सकते हैं। तो उनसे आप पर्सनली बात कर लें कि कैसा कॉलेज है, क्या प्लेसमेंट है, क्या लेना चाहिए, तो उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। उसके बारे में और बैकग्राउंड पता कर लें। तो डायरेक्ट एडमिशन में जाकर आप पर्सनली कॉलेज में विजिट करें, वहाँ की फैसिलिटीज़ को देखें, उन ऑप्शंस की तरफ अब जाना शुरू कर दें। और जिनको अपवर्ड के बाद भी ऐसा लग रहा है कि नहीं मिल पाएगा तो डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए वो पर्सनली जाकर वहाँ पर कॉलेजेस में विजिट करना, उनकी फैसिलिटीज़ को देखने का ट्राई कर सकते हैं। जिनको लग रहा है कि नहीं अपवर्ड के बाद भी नहीं है, क्योंकि कॉलेजेस के पास साइड में भी सीटें पड़ी हुई होती हैं, मैनेजमेंट सीटें 15% सीटें रहती हैं, तो काफ़ी सीटें खाली रहती हैं उसके अंदर। मतलब आप जाकर पर्सनली बात कर सकते हो। तो जैसे कि आपको काउंसलिंग राउंड से नहीं मिल पा रही हैं तो आप वहाँ पर कॉलेज में पर्सनली जाकर बात कर सकते हो, क्या उनके पास सीट्स अवेलेबल हैं काउंसलिंग के बाद डायरेक्ट एडमिशन के लिए, तो आप अपनी सीट बुक करा सकते हो। हाँ, काफ़ी कॉलेज मैनेजमेंट एडमिशन पे देने के लिए आपसे डोनेशन मांग सकते हैं, कैपिटेशन फ़ीस मांग सकते हैं, आपसे ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। बट नियम ऐसा कहता है AICTE के कि इस तरीके से डायरेक्ट एडमिशन में या मैनेजमेंट एडमिशन में भी अलग से फ़ीस मांगना बिल्कुल ही गलत है, नहीं मांग सकते कॉलेज। अगर कोई मांगता है तो वो गलत है। ना तो कोई कैपिटेशन, ना कोई डोनेशन, ये मैनेजमेंट सीट्स पर भी अलाउ नहीं है एज़ पर रूल्स। तो आप जाकर बात करें, देखें, पता करें क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कॉलेजेस में विजिट करके जाकर देखें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी है। फिज़िकल रिपोर्टिंग से पहले अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, तो ये 8-10 दिन है। तो इसके अंदर अगर आपको
कॉलेज अच्छा नहीं मिला है या मिला ही नहीं है, या आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप पर्सनली या तो उनके टेलीफोन नंबर्स पे कॉल करके पूछें, उनसे पहले फ़ोन पर बात कर लें कि ऐसे ऐसे एडमिशन कितनी क्या फ़ीस रहेगी। तो उनके सभी ने जितने भी कॉलेजेस हैं प्राइवेट वाले, तो उन्होंने तो अपने हेल्पलाइन नंबर इशू कर रखे हैं अपनी वेबसाइट्स पर, तो उन फ़ोन नंबर्स पर आप बात करके थोड़ा आइडिया ले लें। आइडिया लेने के बाद विज़िट वगैरह कर देख लें, आपको चीज़ें सूटेबल लगती है, ठीक लगती हैं, तो उसके बाद ही प्रोसीड करें। बट अगेन मैं दोहराता हूँ कि यहाँ पर आपको फंसाने वाले बहुत मिलेंगे, दलाल भी बहुत घूमते हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश करेंगे और आपको किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में फंसाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको कमीशन मिलता है एडमिशन कराने पर। तो इस चीज़ से बचें, किसी के बहकावे में ना आएँ। अगर और इसमें आपके जो सगे वाले हैं वो भी आपको, जो सगे वाले होते हैं वो भी आपको इस तरफ डाइवर्ट कर देते हैं कमीशन के चक्कर में। तो सगे वाले भी कई बार कमीशन के चक्कर में आपको गलत राय दे देते हैं, क्योंकि इसके अंदर इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको बच के रहना है। तो चॉइस एग्जिस्ट के कैंडिडेट हैं, उनको जो सीट अलॉटमेंट है अगर अपवर्ड राउंड फर्स्ट के बाद, तो उनको सीट अलॉटमेंट अपवर्ड 31/7/2025 को चेक करना है, लॉगिन करके देखना है कि इसमें कुछ मिलता है या नहीं मिलता। अगर मिल जाता है तो वो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेंगे। अगर इसमें भी कुछ नहीं मिलता है तो सीट अलॉटमेंट अपवर्ड एक और आएगा, उसको 6/8/2025 को आएगा, तो इसमें चेक कर सकते हैं क्या इसमें कुछ मिला है कि नहीं मिला, तो इसमें देख सकते हैं। उसके बाद काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, उनका ये कहना है कि उन्हें जनरल कैटेगरी में अलॉट हुआ है, अंगेस्ट कैटेगरी अलॉट हुआ है। तो इसका पूरा मैं सिस्टम समझा देता हूँ। तो आपको मैं स्टार्टिंग से ही बता रहा था कि जो इंजीनियरिंग की जो सीट्स होती हैं, मान लीजिए ये ब्रांच है, इसके अंदर 60 सीटें हैं, तो वो सभी कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए आउट ऑफ राजस्थान है, जनरल फीमेल, इस तरीके से डिवाइड हो जाती है। तो होता क्या है कि इतनी सारी सीटें हैं और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है, तो हर कैटेगरी में स्टूडेंट मिल नहीं पाता है। मान लीजिए आउट ऑफ राजस्थान है, इस ब्रांच के अंदर सिर्फ यहाँ पर 2 ही स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट किया, क्योंकि आउट ऑफ राजस्थान की काउंसलिंग ख़त्म हो गई है, तो 2 ही ने। फिर उसके बाद यहाँ पर कितनी सीटें खाली हो गई, यहाँ पर 7 सीटें खाली हो गई। तो ये जो 7 सीटें हैं ये जनरल सीट्स में मर्ज हो जाती हैं। ये 7 सीटें जनरल सीट्स में मर्ज हो जाती है। यहाँ पर जनरल फीमेल की सीटें थी 6, मान लीजिए जनरल सीट की 6 सीटें थी, मान लीजिए यहाँ पर 3 ही फिल हुई, 3 खाली हुई, तो ये भी क्या जनरल सीट्स में मर्ज हो जाती हैं। तो ये जनरल सीट्स में मर्ज हो जाएंगी। इसी तरीके से EWS था, ये तो सारी फिल हो गई, बट EWS फीमेल की सीटें हैं, एक भी फिल नहीं हुई, तो ये सबसे पहले इसके अंदर मर्ज हो जाएगी। ये सबसे पहले अपनी कैटेगरी के अंदर ही मर्ज हो जाएगी EWS फीमेल। तो इसके बाद ये मर्ज होने के बाद यहाँ पर टोटल 6 सीटें हो जाएंगी, और 6 में से अगर 4 फिल हुई हैं तो 2 सीटें जो वैकेंट थी वो सीटें भी फिर जनरल में मर्ज हो जाएंगी। तो जिस भी कैटेगरी की हैं, पहले ये सीटें में जो कैटेगरी की होती हैं वो कैटेगरी में मर्ज होती हैं। अगर कैटेगरी के अंदर कोई सीट खाली जा रही है, तो मान लीजिए जैसे OBC फीमेल है, यहाँ पर 2 ही सीट यहाँ पर फिल हुई, तो ये 2 सीटें पहले अपनी कैटेगरी में ही मर्ज होंगी, तो ये 10 + 2 12 बन जाएंगी। और इसके अंदर अगर 10 सीटें फिल नहीं हो पाई, मान लीजिए 12 सीटें फिल नहीं हो पाई, मान लीजिए यहाँ पर 9 सीटें ही फिल हुई, तो बची हुई जो 3 सीटें हैं वो भी इसमें जनरल में मर्ज हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि पहले अपनी ही कैटेगरी में सीट मर्ज होती हैं, उसके बाद भी खाली होती हैं, तो वो जनरल में मर्ज होती जाती हैं। तो इसी तरीके से ये करेगा, इसी तरीके से ये करेगा, क्योंकि काफ़ी कैटेगरीज में स्टूडेंट नहीं मिलते हैं। ST के अंदर ST TSP है, TSP भी है, TSP की ज़्यादातर सीट खाली होती हैं, तो वो ST के अंदर ही मर्ज हो जाती हैं, और ST की भी सारी सीट फिल नहीं होती हैं, तो वो जनरल में मर्ज हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो जनरल की सीटें हैं वो इंक्रीज़ होती जाती हैं, जनरल की सीट से इंक्रीज़ होती जाती हैं। अब होगा क्या, अब आपको अलॉटमेंट कैसे होगा, तो ये सीटें क्या है कि यहाँ से मर्ज होंगी। अब आपकी रीप रैंक मान लीजिए इस तरीके से है कि आपकी जनरल की रैंक है 1024, आप OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एंड आपकी रैंक है 512, एंड आप OBC मेल कैंडिडेट हैं। तो होगा क्या कि जब आपको कॉलेज अलॉट होता है, तो मान लीजिए MBM CSE है, तो पहले आपको आपकी जनरल रैंक के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा कि आप जनरल की कट ऑफ क्लियर कर रहे हो कि नहीं कर रहे। आप नहीं कर रहे हो तो आपकी जनरल रैंक से नहीं होगा, फिर आपकी OBC कैटेगरी रैंक चेक की जाएगी। अगर आपकी कैटेगरी रैंक है 512, अगर इसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिल पा रही है तो आपको OBC कैटेगरी का एडवांटेज दे दिया जाएगा। अगर नहीं मिल पा रही है तो ये भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। फिर आपकी नेक्स्ट चॉइस, ऐसे हर चॉइस को इसी तरीके से चेक किया जाएगा। पहले आपकी जनरल कट ऑफ को चेक किया जाएगा, फिर आपकी कैटेगरी रैंक को। तो कैटेगरी रैंक का एडवांटेज तब मिलता है जब आपकी जनरल कैटेगरी पे जो रैंक है वो उस ऑप्शन को नहीं ले पा रही है। तो जब हम इस पर आए, तो इस पर मान लीजिए कि आपकी जनरल चेक की गई,
तो जनरल की कट ऑफ आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे, ओबीसी की भी नहीं क्लियर कर पा रहे, तो ये भी आपको नहीं मिलेगा, ये भी आपको नहीं मिलेगा, ये भी आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप एसकेआईटी सीएसई पर आ गए इसके अंदर, तो सीएसई एसकेआईटी के अंदर आ गए, तो यहाँ पर मान लीजिए जनरल की जो कट ऑफ थी उसको आपने क्लियर कर लिया, मतलब 1024 वाली जो रैंक का स्टूडेंट है वो एसकेआईटी की सीएसई के अंदर इंक्लूड हो रहा है। मतलब 1024 रैंक वाला कैंडिडेट जनरल कैटेगरी के अंदर अगर एसकेआईटी की सीएसई सीट के अंदर इंक्लूड हो रहा है तो आपको ये सीट अलॉट हो जाएगी। और यहाँ पर क्योंकि आप ओबीसी कैंडिडेट थे, और आपने जनरल की जो कट ऑफ है उसको क्लियर कर लिया, तो आपका जो रिमार्क है वो आपको जनरल की सीट अलॉट हो गई और आपके रिमार्क आ जाएगा अगेंस्ट जनरल कैटेगरी, अगेंस्ट जनरल आ जाएगा, क्योंकि आपको जनरल की सीट पर अलॉट हो गया है, क्योंकि आपने जनरल की जो कट ऑफ थी वो क्लियर कर ली और जनरल की सीटें क्या मर्ज होकर बढ़ गई थी ओबीसी सीट्स के कंपैरिजन में, तो वो मर्ज होकर वो आपको दे दी। बाई चांस मान लीजिए कि आपको यहाँ पर पहुँच गए थे, आप जनरल की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे थे यहाँ पर, तो फिर आपको ओबीसी का एडवांटेज मिलता। बट आपने तो क्या जनरल की कट ऑफ ही क्लियर कर ली, आपकी 1024 एसकेआईटी के सीएसई ब्रांच के लिए आपकी जो जनरल रैंक है वो एलिजिबल है, तो आपको यहाँ पर एडवांटेज मिल गया। मान लीजिए अब आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को ऊपर में एडवांटेज दे देना चाहिए था ओबीसी का, तो आपकी जो ऊपर की जो चॉइसेस हैं वहाँ पर भी आपके साथ क्या हुआ कि आप ओबीसी की जो कट ऑफ है उसको क्लियर नहीं कर पा रहे हो। आपकी जो अपर की चॉइसेस थी उसके अंदर आप ओबीसी की कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पा रही थी आपकी रैंक, इस वजह से आपको वहाँ पर वो ओबीसी के कैटेगरी के अंदर वो ब्रांच नहीं मिली है। तो आप समझ गए होंगे कि किस केस में ओबीसी को अगेंस्ट में सीट दी जा रही है, मर्ज करके दी जा रही है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर भी डाउट है तो पूछ लेना। तो अगर स्टूडेंट्स ये सोच रहे हैं उनको कैटेगरी का एडवांटेज नहीं मिला है तो वो एक गलत थिंकिंग है आपकी। आपको उसके अंदर बेस्ट ही, अगर आपको जनरल पर भी अलॉट हुआ है तो वही आपका बेस्ट पॉसिबिलिटी करके ही अलॉट किया गया है, बेस्ट पॉसिबल अलॉट करके। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपको वहाँ पर अगेंस्ट जनरल दिखा रहा है, अगेंस्ट ओबीसी दिखा रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको आपकी जो चॉइसेस थी उसके अकॉर्डिंग बेस्ट ही आपको दिया है। तो इससे आप ये सोच रहे हैं कि आपको कैटेगरी एडवांटेज नहीं मिला है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यही काउंसलिंग का प्रोसेस होता है, इसके अकॉर्डिंग ही अलॉटमेंट किया जाता है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं वही पूछ रहे हैं आफ्टर अपवर्ड व्हाट आई गेट, तो इसका आंसर सीधा सा ये है कि इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस फिलिंग ऑर्डर एंड योर रीप रैंक, और कैटेगरी रैंक पर ही डिपेंड करेगा। एट परसेंट जो अलॉट हुआ है उससे ऊपर वाली चॉइसेस में से ही अलॉट होगा एज पर वैकेंट सीट होंगी। अपवर्ड राउंड फर्स्ट एंड अपवर्ड राउंड सेकंड तक लास्ट ईयर तक काफ़ी चेंज देखने को मिला है, बट इस ईयर क्या होने वाला है कुछ कह नहीं सकते। सो वही है कि आपने चॉइस फिलिंग किस ऑर्डर से की है। मान लीजिए अभी आपको एसकेआईटी सीएसई मिला है तो इसके ऊपर की चॉइसेस ही मिलने वाली हैं, अगर उनमें से कोई खाली होगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ। तो इस साल थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि इस बार क्या सीट वैकेंट तो स्टूडेंट कर ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन रिपोर्टिंग करा रहे हैं। स्टूडेंट ऑनलाइन रिपोर्टिंग करेगा, मतलब जिसको नहीं चाहिए जिसको चाहिए वो सब ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर रहे हैं। पिछले साल तो क्या होता था कि हर राउंड के बाद फिजिकल रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी। फिजिकल रिपोर्टिंग से ये श्योर हो जाता था कि कौन स्टूडेंट आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बट इस बार क्या ऑनलाइन रिपोर्टिंग है तो सभी अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी पे करके सीट तो बुक करा रहे हैं, सीट को खाली कर नहीं रहे हैं। और फिजिकल राउंड है, फिजिकल रिपोर्टिंग राउंड है, वो एकदम लास्ट में रखा हुआ है। और जब फिजिकल राउंड रिपोर्टिंग है तो उसके बाद रीप का कोई राउंड बचता ही नहीं है। तो उसके बाद सीट का स्टेटस कैसे ही क्लैरिटी ले पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकल राउंड के बाद ड्रॉप करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सीटों को छोड़ देते हैं फिजिकल राउंड के टाइम पर या फिजिकल राउंड रिपोर्टिंग, लेकिन तब तक रीप के सारे राउंड ख़त्म हो जाएंगे। तो इस बार ये ऑनलाइन रिपोर्टिंग का जो है ये इन्होंने जो डिज़ाइन किया है पूरा जो काउंसलिंग का मेथड, वो उतना स्ट्रॉन्ग डिज़ाइन नहीं किया गया है। तो रीप ने जो काउंसलिंग का जो ये इस तरीके से डिज़ाइन है कि यहाँ पर सीटें खाली रह ही जाएंगी, लास्ट में काफ़ी सारी सीटें खाली रह जाएंगी और स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं काउंसलिंग राउंड में उनको रैंक होते हुए भी, पार्टिसिपेशन करने के बाद भी वो सीटों से वंचित रह जाएंगे। क्योंकि इनका जो काउंसलिंग का जो डिज़ाइन है, जिस तरीके से डिज़ाइन करना होता है कि एक भी सीट खाली ना जाए, वो फिल होती जाए, वैसा इन्होंने पैटर्न डिज़ाइन नहीं करा है। आप देखेंगे जब सारे काउंसलिंग के राउंड तो इतनी सीटें खाली रहेंगी, उतनी सीटें खाली हो गई, बट अभी बच्चे परेशान हो रहे हैं मुझे ये नहीं मिल रहा वो नहीं मिल रहा, बट लास्ट में
जाकर ये होगा कि इतनी सीटें खाली रह गई। उसके बाद सभी डायरेक्ट एडमिशन कर रहे हैं, स्पॉट एडमिशन कर रहे हैं, मतलब जो टॉप के कॉलेजेस हैं MBM RTU CTA इनको भी स्पॉट राउंड में जाना पड़ रहा है। तो ये कमी तो है ही कि आप काउंसलिंग भी करा रहे हो, काउंसलिंग से सीटें आपने उतने अच्छे से काउंसलिंग को सिस्टम को डिज़ाइन नहीं किया है जिससे वो सीटें खाली रह जा रही है, सीटें खाली रह जा रही हैं बच्चों को लास्ट में उसके लिए जाना पड़ रहा है स्पॉट या डायरेक्ट एडमिशन में, और फिर वहाँ पर भी एक ज़बरदस्त कंपटीशन हो जाता है स्पॉट राउंड के अंदर। तो पूरी जो डिज़ाइनिंग है उस वही गड़बड़ है, क्योंकि अभी इस बच्चा सीट एक्सेप्टेंस तो करता जाएगा, सीट ब्लैंक ही नहीं करेगा, तो फिर अपवर्ड राउंड में तो तभी मिलता है जब सीटें खाली, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें खाली होंगी तब अपवर्ड राउंड में ज़्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो लास्ट ईयर तो फिजिकल रिपोर्टिंग साथ की साथ होती जा रही थी, तो पता चलता जा रहा था कि कौन एक्सेप्ट कर रहा है कौन रिजेक्ट कर रहा है, बट अभी तो सीट एक्सेप्टेंस देके अपनी सीट को स्टूडेंट फिक्स करते जा रहे हैं। अगर कॉलेज कुछ ऐसा मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर से मतलब सीट वैकेंट अगर क्रिएट होती जाएंगी तो अपवर्ड मूवमेंट में ज़्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलता है, अदरवाइज़ नहीं मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि इस बार क्या होने वाला है, क्योंकि इस बार पिछले साल से कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो ये डिपेंड करेगा। बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अपवर्ड राउंड के अलावा, तो वो जाना ही पड़ेगा अगर हम अपनी चॉइसेस से सेटिस्फाई नहीं हैं तो। अब कुछ क्वेश्चंस है कि मैं राजस्थान से हूँ, आई हैव नो कॉलेज अलॉट इन दिस राउंड, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ अपवर्ड मूवमेंट, एम आई चेंज चॉइस फिलिंग इन अपवर्ड राउंड। तो अब आप चॉइस फिलिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं, आप चॉइस फिलिंग में कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। अब मैंने बता दिया आपका चॉइस एग्जॉस्टेड केस है, तो आपको क्या करना है वो मैं बता चुका हूँ। तो आपको वेट करना पड़ेगा, आपको अपवर्ड राउंड के क्लिक पर या मूवमेंट पर जाकर कहीं भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा क्या कुछ आपको अलॉट होता है। अपवर्ड मूवमेंट के बाद हम सीट विड्रॉ करें तो क्या हमें पैसे रिफ़ंड होंगे? हाँ, एज़ पर रीप रूल AICT रूल आप एक ड्यू डेट है, उस डेट तक अगर कोई भी एडमिशन कैंसिल कराता है, जो कि रीप के ब्राउचर में मेंशन भी है, तो आपको जो है रिफ़ंड होगा। जो भी प्रोसेसिंग फ़ीस होती है लगभग 1000 वो डिडक्ट करके आपको सारा अमाउंट रिफ़ंड होता है, ये रूल्स के अकॉर्डिंग है। तो अगर पूरा प्रोसेस फेयर है तो आपको श्योरली अपवर्ड राउंड के बाद भी अगर आप विड्रॉ कराते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आती है। बाकी ये रीप पर डिपेंड करता है, बाकी एज़ पर रूल्स आप बिल्कुल करा सकते हैं। आई गेट कॉलेज ऑफ माई चॉइस बट नॉट ब्रांच, मे अप्लाई फॉर अपवर्ड और नॉट। तो वही मैंने कहा था कि आपको कॉलेज तो मिल गया है बट आप अपवर्ड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपको ब्रांच नहीं मिली है। तो मैंने आपको बता दिया ब्रांच चेंज का ऑप्शन रहता है, ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा। इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन आएगा अभी, और फर्स्ट ईयर के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ये पूरा जो रिस्क इसके साथ रहता है मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ वीडियो में। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेरीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स का जवाब देने का। एंड नेक्स्ट जो अभी रीप का जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग ये ब्रांच चेंज कैसे कर सकते हैं हम इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू, ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या है, चेकलिस्ट कैसे तैयार करनी है, डॉक्यूमेंट कंप्लीशन, पूरे डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से आपको रेडी करने हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए, उसके बाद एडमिशन विड्रॉ का प्रोसेस क्या रहेगा, कितना रिफंड होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर क्या क्या चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, डायरेक्ट एडमिशन जब स्टार्ट होगा या स्पॉट राउंड एडमिशन होगा, इनके बारे में भी मैं बताऊँगा। अदर ऑप्शंस क्या क्या हैं आपके पास, अगर आपको सीट नहीं मिली है तो राजस्थान में और क्या आप ट्राई कर सकते हैं। एंड ऐसे ही एडमिशन से रिलेटेड, रीप काउंसलिंग से रिलेटेड सभी आने वाले दिनों के वीडियोस देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। सो स्टे ट्यून्ड, विल यू मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।